हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास के विषय में गुप्त काल तक पढ़े, गुप्तोत्तर काल भी पढ़े, फिर उनकी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखे, कला साहित्य संस्कृति क्षेत्र को देखा। फिर अब उनके पतन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी उस समय में जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जो दक्षिण भारत में, उसके बाद फिर उत्तर भारत में राजवंश पैदा हुए, राजा महाराजा शासन किए, छोटे छोटे वंशों को, उनको देखा जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। किसके बारे में? दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। चलिए आगे देखा जाए आज दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। तो पहले राजवंश के बारे में देखा जाएगा तो जो जानकारी मिलती है ये मिलती है कि भारत के सुदूर, भारत का मतलब भारत में ही सबसे एकदम दक्षिणी छोर में तीनों तरीके से समुद्र से घिरा हुआ एक तमिलकम या तमिलहम जो आज का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, केरल कोचीन वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक नए राजवंश की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था संगम वंश। संगम का मतलब होता है मिलन, ठीक, गोष्ठी, ठीक। तीन तरीके के कवियों का जब तीन संगम हुआ कवियों का, यानी तमिल साहित्य के कवियों का तीन संगम हुआ, जिसी को संगम वंश नाम दिया गया, जिससे मिलकर के कोई भी कविता उधर के कवियों की प्रकाशित होती थी। पहले उसको बैठक आयोजित किया जाता था, इसके बाद जब वो गोष्ठी थी, जब आदेश देती थी कि नहीं ये प्रकाशित होगा, तभी प्रकाशित होता था। यानी कवियों का एक, कह लीजिए तमिल साहित्य का कि एक गोष्ठी हुआ करती थी हमेशा। तीन संगम हुए हैं। जब गोष्ठी बैठक आयोजित होती थी तो जो उसमें निर्णय लिया जाता था, तभी और लेखकों की जो कविताएं थी वो प्रकाशित हो पाती थी। तो दक्षिण भारत के राजवंश में सबसे निचले तटों पर, जो समुद्र के तट से ज्यादा घिरा हुआ था, तमिलकम या तमिलहम वाले क्षेत्र में संगम वंश का उत्पत्ति हुई, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखेंगे आज भारत के सुदूर दक्षिण में तीनों ओर से समुद्र से घिरा दक्षिणतम भाग लिखो। दक्षिणतम भाग प्राचीन काल में तमिलकम या तमिल साहित्य के नाम से विख्यात था। हमने बताया कि भारत के सुदूर दूसरी तरफ, दूसरे छोर में, दक्षिण में तीनों ओर से समुद्र के दक्षिणतम भाग जो था वो तमिलकम या तमिल साहित्य के नाम से विख्यात था। तमिलकम या तमिलहम लिखिएगा, साहित्य भी नहीं आएगा, साहित्य बाद, तमिलहम या तमिलहम के नाम से क्या था? विख्यात था। आगे लिखेंगे ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में
युग के प्रारंभ में, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक, जो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें दक्षिण भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास है हमें कहां से प्राप्त होता है? इस संगम साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक, नीचे लिखेंगे संगम, मेन पॉइंट यही है। संगम का अर्थ तमिल कवियों का संघ। संगम का अर्थ ही है तमिल कवियों का संघ या परिषद अथवा गोष्ठी गोष्ठी का मतलब यहाँ एक महासभा, परिषद अथवा गोष्ठी। ठीक, जिसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था, यानी राजाओं का इनको राजाओं के द्वारा इनको सुरक्षा दी जाती थी, जिसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। संगम का अर्थ ही होता है तमिल कवियों का संघ, परिषद या अथवा गोष्ठी, जिसको क्या प्राप्त था? राजकीय संरक्षण पर। ठीक, ये हमने देखा दक्षिण भारत के राजवंशों के इतिहास में एक नए राजवंश की उत्पत्ति हो रही है, संगम साहित्य का या संगम वंश का। ठीक, आगे की तरफ यह संगम काल कह सकते हैं, देखेंगे इसमें। अब कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। ठीक, लिखेंगे इसमें आगे संगम काल। संगम काल जो संगम काल चला है इसको लिख सकते हैं 3rd शताब्दी बीसी से लेकर, यानी ईसा पूर्व से लेकर 3rd शताब्दी ईस्वी तक। ठीक, यानी संगम काल का जो समय रहा है तीसरी ईसा पूर्व के 3री शताब्दी से लेकर के और इधर तक रहा है ईस्वी के 3री शताब्दी तक। ठीक, ईसा पूर्व हमेशा बैक में चलता है, इसको भी समझते रहिएगा। संगम काल, अब इसमें आगे हम देखेंगे यह दक्षिण भारत का ओ प्राचीन काल है जिसमें तमिल कवियों के द्वारा
कवियों के द्वारा, जिसमें तमिल कवियों के द्वारा तमिल साहित्य की रचना की गई। यह दक्षिण भारत का वो प्राचीन काल है जिसमें तमिल कवियों के द्वारा तमिल साहित्य की क्या की गई, रचना की गई। इसके बाद आगे देखिएगा, संगम साहित्य का संकलन 9 ग्रंथों 9 खंडों में उपलब्ध है। हमने देखा संगम का अर्थ होता है जो तमिल कवि हैं उनका संघ, परिषद अथवा गोष्ठी। ठीक, संगम काल में यह दक्षिण भारत का वो प्राचीन काल है। कौन? 3rd शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3rd शताब्दी ईस्वी तक, जिसमें तमिल कवियों के द्वारा तमिल साहित्य की रचना की गई। और जो संगम साहित्य है वो क्या है, 9 खंडों में उपलब्ध है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इस काल में 3 महासभाएं अथवा गोष्ठी आयोजित की गई, जिसे कहा जाता था संगम। 3 संगम, क्या? जिसे कहा जाता था कि 3 संगम हुआ। ठीक, आगे जो इन 3 महासभाओं के समय शासक हुआ करते थे उस समय दक्षिण भारत में, उसको देखेंगे क्या कहलाए। जो इस समय शासक हुआ करते थे वो क्या कहलाए, शासक कहलाए। जो राजा हुआ करते थे यहाँ क्या कहलाए देखेंगे, वो कहलाते थे दक्षिण भारत के शासक क्या कहलाए देखेंगे। इसको पांड्य शासक क्या कहलाए, पांड्य शासक कहलाए। ठीक, जिनकी प्रतीक चिन्ह ठीक कार्प हुआ करता था। कार्प एक प्रकार की मछली, लिख लीजिएगा कोष्टक में, एक प्रकार की मछली, यानी मछली ही थी, एक प्रकार की मछली थी। कार्प प्रतीक चिन्ह। ठीक, स्थान जो था इनका, स्थान तमिल क्षेत्र। स्थान कहाँ? तमिल क्षेत्र। स्थान कौन सा था? तमिल क्षेत्र। यानी जो ये संगम काल में 3 महासभाएं, 3 गोष्ठियां आयोजित की गई, उन्हें क्या कहा गया? उन्हीं को कहा गया कि यह दक्षिण भारत के राजवंश, जो 3 महासभाएं आयोजित की गई उसी को कहा गया दक्षिण भारत के शासकों में पांड्य शासक। पांड्य शासकों के समय में आयोजित हुई। ठीक, तो पांड्य शासक उस समय थे
आगे की तरफ देखेंगे, जो ये पांड्य शासक हुआ करते थे, इनके साम्राज्य को देख लिया जाए, इनकी राजधानी को देख लिया जाए। अभी तो इनके बारे में पढ़ना है हमको विस्तृत तरीके से। उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं मदुरै, ठीक, भारत, दक्षिण भारत में सबसे मंदिरों के तरफ से, जैसे हमारे यहाँ काशी जाना जाता है उत्तर भारत में, उसी प्रकार मंदिरों के लिए और सबसे पवित्र भूमि जो मानी जाती है भारत में, वही मानी जाती है काशी के बाद, ठीक। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र भूमि और मंदिरों के लिए प्रसिद्धि है किसके? मदुरै या मदुरई शहर का, ठीक। आगे प्रथम संगम, इनका जो क्षेत्र था ऊपर किशड़ा नदी, यानी महाराष्ट्र गोदावरी जो है ना, ऊपर से इधर किशड़ा नदी की तरफ से, आंध्र प्रदेश से लेकर, आंध्र प्रदेश की तरफ से जो किशड़ा नदी थी, इधर से लेकर के दक्षिण भारत तक के तुंगभद्रा, एकदम लास्ट छोर तक तुंगभद्रा नदी, ठीक, तुंगभद्रा नदी तक के क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। यानी सीधे सीधे कहते हैं कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में इनका अधिकार था पूर्वी तटीय क्षेत्रों से, ठीक। तो प्रथम संगम लिखेंगे इसमें, प्रथम संगम, कवियों का जो प्रथम संगम हुआ, 3 महासभाओं में पहला संगम या प्रथम महासभा, प्रथम संगम पांड्य शासकों के इस समय में हुआ, जिनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मदुरै, जिसको पवित्र भूमि या मंदिरों का शहर कहा जाता है, दक्षिण भारत की पवित्र भूमि। प्रथम संगम देखेंगे इसमें, स्थान मदुरै, स्थान मदुरै, मदुरै, मदुरई। आगे की तरफ देखेंगे, राजवंश किस राजा के संरक्षण में हुआ था? राजवंश, तो अभी हमने देखा पांड्य, क्या? पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश। दूसरा देखेंगे इसमें अध्यक्ष, तो इसमें जो अध्यक्ष थे कौन थे? अध्यक्ष थे अगस्त्य, अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि, संस्कृत में इन्हीं का नाम इसी तरह मिलता है, अगस्त्य ऋषि, ठीक। इसके सदस्य, जो सदस्य थे इसमें ये थे 549, ठीक, ग्रंथ, ठीक, ये अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि, रचना की, जो ग्रंथ से जानकारी है ये है आगत्ती, 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 ठीक, रचना किए थे आगत्ती, उससे जानकारी मिलती है। आगे की तरफ देखेंगे हुआ क्या इसमें, ठीक। जब ये राजवंश बुलाया गया तो इसमें 4499 रचनाकार अपनी कविता को लेकर पहुंचे, जिसमें सभी को प्रकाशित करने का अधिकार मिला, यानी ये जो संगम हुआ करते थे उसमें यही काम ही होता था, उसके बिना अधिकार नहीं मिलता था किसी भी लेखक को, किसी भी कविता रचनाकार को, कि वो प्रकाशित कर सके, ठीक। लिखिएगा आगे इसमें, 89 पांड्य राजाओं का, 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में
के संरक्षण में यह 4400 सालों तक 4400 सालों तक 4400 सालों तक चला। यानी ये जो काम होता था कि नहीं, रचनाकार ले आएगा, फिर जो कवि हैं तमिल साहित्य के जिसमें संगम बुलाया जाएगा, बैठक होगी, इसके बाद विचार करने के बाद भी उसकी कविता को प्रकाशित किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में 4400 सालों तक ये चीज चलता रहा। 44 साल तक नहीं, 4400 सालों तक, 3 शताब्दी से लेकर के 3rd शताब्दी के बीच 4400 सालों तक यही चलता रहा। ठीक है, परंपरा चलती रही। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें द्वितीय संगम। कोई भी दिक्कत परेशानी होती थोड़ा, हाँ, दक्षिण भारत के राजवंश, थोड़ा उत्तर भारत के राजवंश थोड़े कठिन हैं। कठिन का मतलब यह है कि पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, दूसरी बार जब पढ़ेंगे और इसे प्रैक्टिस सेटों में देखेंगे तो क्वेश्चन भी थोड़ा उतना नहीं पूछे जाते, लेकिन रचनाएं और सदस्य कितने क्या हुए ये सब पूछे जा सकते हैं। लिखेंगे द्वितीय संगम। द्वितीय संगम, द्वितीय संगम। द्वितीय संगम में देखिएगा, स्थान कपाटपुरम, स्थान कपाटपुरम, पूरम, दक्षिण भारत में। ठीक, इसके बाद राजवंश, वही पांडवंश, राजवंश, पांड्यवंश। ठीक, इसके बाद अध्यक्ष अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। फिर इसके बाद देखेंगे, बाद में इसी के बाद में बदल गए, यहाँ लिख लीजिएगा, बाद में जो हो गए तोलक पियार। ठीक, आगे कुल कितने इसमें सदस्य भाग लिए, तो सदस्य 59। ठीक, ग्रंथों में लिखेंगे, इसमें हम तोलकपियम, ठीक, इसके जो रचनाकार हैं, तोलकपियार। ठीक, आगे इसको लिख सकते हैं, यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। होगा क्या, इसमें कुल 3700 सदस्य भाग लिए। कितने? 3700 सदस्य अपनी रचना प्रकाशित करवाए। ठीक, और यह 59 पांड्य राजाओं, 59 पांड्य राजाओं के संरक्षण में लंबे समय तक चलता रहा,
चलता रहा। इसको नोट कर लेंगे। ठीक, आगे की तरफ थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, तब तृतीय देखेंगे। तब तक आप उसको रिपीट करते रहेंगे पीछे से। चलिए आगे की तरफ देखा जाए। और याद रखिएगा, भारत के प्राचीन इतिहास के खत्म होने के बाद अगले जितने भी इतिहास की क्लासें होंगी वो हमारी यूट्यूब क्लासों पे नहीं मिलेंगे, वो सारे हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे, प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में। ठीक, जीएस स्पेशल की क्लास होगी उसमें आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप वहां से बैच को परचेज कर सकते हैं। ज्यादा फीस भी नहीं रखी है, मात्र नाम भर के कंटेंट में है। ठीक, जिसमें जीएसटी बिजली बिल पे करने पर सारी चीजें खत्म हो जाता है, तो बहुत नाम मात्र में है। आप वहां से बैच को परचेज कर सकते हैं और पूरे जीएस को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। 8 महीने के लिए रहेगा बैच। तो प्राचीन इतिहास के बाद कंटेंट यहाँ से खत्म हो जाएंगे। आपको कहाँ मिलेंगे कंटेंट? आपको ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट मिलेंगे इसके बाद, प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास का और आधुनिक भारत के इतिहास का, भूगोल का, संविधान का और बाकी सारे नोट्स आपको वहां से प्रोवाइड होंगे। कहाँ से? हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज। क्या? उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज से एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें हम तृतीय संगम। क्या? तृतीय संगम। तृतीय संगम, तृतीय संगम, तृतीय संगम, तृतीय संगम। इसमें देखेंगे स्थल, स्थल उत्तरी मदुरै, मदुरै के उत्तरी भाग में मदुरै। ठीक, उत्तरी मदुरै। फिर राजवंश, पांड्य और राजवंश ही थे। पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश, पांड्य शासक लिख लीजिए सबसे बड़े, पांड्य शासक। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें अध्यक्ष, अध्यक्ष। जो अध्यक्ष थे वो थे नक्कीरर, नक्कीरर, नक्कीरर। इसमें जो सदस्य भाग लिए, इसमें जो सदस्य थे 49। ग्रंथ जो जोड़े महत्वपूर्ण थे ग्रंथ, उसको देखेंगे। ये थे पत्थु पात, पत्थु पपातु, पत्थु पपातु। थोड़ा तमिल नाम है इसलिए दिक्कतें होंगी। इसमें 10 संक्षिप्त पद संग्रह हैं। ठीक, दूसरा लिखेंगे इत्थु। थोड़ा तमिल नाम है, कठिनाई हो सकती है। इत्थु
थौके, इत्थु थौके। इसमें 8 कविताएं हैं, तमिल हैं सब, तमिल 8 कविताएं हैं तमिल साहित्य से संबंधित। आगे लिखेंगे पदिन नेनेकी, ये जो है इसमें 18 छोटी कविता है, 18 छोटी कविता है इसमें। ये 3 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसमें क्या हुआ, कुल 449 कवियों ने अपनी रचना प्रकाशित करवाई, अपनी रचना प्रकाशित करवाए। ठीक, आगे की तरफ इसमें देखेंगे 49 पांड्य शासकों के संरक्षण में यह 185 वर्षों तक चला, यानी 185 साल तक कुल 49 पांड्य शासक हुए, उनके समय में ये चलता रहा। ठीक, ये प्रोसेस चला। और याद रखिएगा जो 3 संगमों को हमने पढ़ा कहाँ कहाँ हुए हैं, ठीक, ये और उनमें सदस्य संख्या, और कुछ नहीं याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिए जाते। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम संगमकालीन महाकाव्य, हेडिंग डालेंगे संगमकालीन महाकाव्य, संगमकालीन महाकाव्य, संगमकालीन महाकाव्य देखेंगे हेडिंग डाल करके। इसमें लिखेंगे शिलप्पाधिकारम, शिलप्पाधिकारम। ठीक, दूसरा लिखेंगे मणिमेखले, सब तमिल साहित्य है इसलिए नाम ऐसा है। जीविका चिंतामणि। सीधे सीधे समझ सकते हैं कि पिछला जो 3 संगम हुआ उसका मतलब यही है कि उसमें कभी सभी लोग एकत्रित बैठेंगे, फिर जो कविता देखा जाएगा, जो होगा निर्णय कि नहीं ये प्रकाशित होनी चाहिए या नहीं चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर विचार करके उसको कर दिया गया। फिर संगमकालीन जो महाकाव्य हैं 3, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीविका चिंतामणि। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे इसमें थोड़ा सा प्राचीन संगम काल में, प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें संगम साहित्य कहा गया। और ये जो संगम साहित्य हुआ करते थे, इसमें राजा
कि प्रेम की बात होती थी। राजा के प्रेम की बात होती थी, ठीक, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कहा जाता था अगम। उधर क्या बोला जाता था? अगम बोला जाता था। दूसरा क्या होता था? राजा की प्रशंसा की बात होती थी साहित्य में, जो कवि लिखा करते थे। राजा की प्रशंसा, नैतिकता, सामाजिकता, तमाम तरह की राजा की प्रशंसा होती थी, ठीक, जिसको कहा जाता था पूरम, ठीक, दक्षिण भारत में पूरम कहा जाता था उसको। तो भाई राज दरबार में है, राजा के शासन काल में, उनके संरक्षण में, और इसके बाद अगर उनकी प्रशंसा नहीं लिखेंगे, उनके प्रेम की बारे में नहीं लिखेंगे कि वो जनता से, प्रजा से अपने प्रेम करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप उनका विरोध कर रहे हैं, मरवा दिए जाएंगे। तो वो चीज थी, उस समय के जो कवि थे उन्होंने अपने साहित्य में राजा के प्रेम की बात होती थी जो उसको लिखते थे, तो उसको अगम बोला जाता था। उनकी प्रशंसा की, नैतिकता की, सामाजिकता की जो बात लिखते थे उसको पूरम बोला जाता था, ठीक। उसी समय संगम साहित्य के 3 महत्वपूर्ण राज्य थे। एक चेर था, एक चोल था और एक पांडे। इसको देखा जाए आगे। लिखेंगे संगम साहित्यों में जो संगम है साहित्यों में तीन महत्वपूर्ण जो संगम साहित्य, इसमें 3 महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन कौन? एक चेर राजवंश, और दूसरा चोल राजवंश, फिर पांड्य राजवंश, ठीक। तीनों के बारे में हमें एक एक करके देखना है। चेर राजवंश के बारे में पढ़ना है, चोल राजवंश के बारे में पढ़ना है, फिर पांड्य राजवंश के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो इसको देखा जाए। पहले हम लोग देखेंगे चेर राजवंश, ठीक। चेर राजवंश समय वही 3री शताब्दी से बीसी से लेकर के इधर की शताब्दी 3rd ईस्वी तक रहे, ठीक। चेर राजवंश साम्राज्य विस्तार लिखेंगे, साम्राज्य क्षेत्र। इनका जो साम्राज्य क्षेत्र था चेर राजवंश का, देखेंगे आधुनिक कोंकण का मैदानी तट, कोंकण का मैदानी तट, मालाबार का तटीय क्षेत्र एवं इसके साथ साथ एवं उत्तरीय त्रावणकोर तथा कोच्चि तक था। केरल तथा कोच्चि तक था। इतना बड़ा क्षेत्र था उधर का, दक्षिण भारत का। किसका? चेर राजवंशों की। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी मदुरै। कहाँ? मदुरै। राजधानी मदुरै।
आगे प्रतीक चिन्ह इनका चेर राजवंशों का, प्रतीक चिन्ह इनका था धनुष, केवल धनुष था, धनुष। प्राचीनतम वंश, ठीक, प्राचीनतम जो वंश था देखेंगे, यह दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है, प्राचीनतम राजवंश माना जाता है, राजवंश माना जाता है। यह दक्षिण भारत का क्या माना जाता है? प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। आगे ऐत्रेय, ठीक, इस ब्राह्मण, ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ऋग्वेद का, ऋग्वेद, ठीक। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में चेरपाद, ठीक, शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग हुआ है, चेरपाद शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि चेर शासकों का ही संबंध है, ठीक। चेर शासकों का ही क्या है? संबंध है उससे, और जो यही चेरपाद हुआ करते थे, ठीक, इन्हीं को कहा गया केरल पुत्र या चेरल पुत्र, यानी पर्वतीय प्रदेश। क्या? पर्वतीय प्रदेश, ठीक। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमको चेरपाद शब्द मिलता है, प्रयोग हुआ, जो कि चेर शासकों का ही उससे संबंध मिलता है। आगे देखेंगे अशोक के अभिलेख में इसे केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे देखेंगे अशोक के अभिलेखों में थोड़ा इधर कठिन है भाषा को समझना, ठीक, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई ज्यादा भी कठिन नहीं। देखेंगे अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों में क्या हुआ? इन्हें केरल पुत्र, ठीक, के नाम से क्या होता है? जाना जाता है, ठीक, नाम से भी। या चेर शब्द का अर्थ होता है, चेर शब्द का अर्थ, जो चेर है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? देखेंगे दो, एक चेरल पुत्र और दूसरा कह सकते हैं जिसका पर्वतीय प्रदेश, ठीक, अर्थ चेरल पुत्र या पर्वतीय प्रदेश, ठीक। वर्तमान में ये केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र, नीचे इसको भी लिख लेंगे, वर्तमान में केरल तमिलनाडु क्षेत्र, दक्षिण भारत के जो तटीय सीमा से सटे हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र, ठीक। इसको नोट करेंगे।
कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे की तरफ देखा जाए, इस वंश का पहला शासक, अब तक हम लोगों ने इसको देखा कि प्राचीनतम क्या माना जाता है, संगम काल में सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है, जिसके नामों का उल्लेख हम लोगों ने देखा कि अशोक के अभिलेखों से भी मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों हुई? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, और वो संस्कृत भाषा में थे, इसलिए बाद में चल करके उनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों में की गई कि वो समझ में आ सके। तो चीर राजवंश में हम देखेंगे इस वंश का सबसे पहला शासक, इस वंश का सबसे पहला शासक, इस वंश का सबसे पहला जो शासक था वो था उदयनजीरल। कौन? उदयनजीरल। ठीक, समय था 130 ईस्वी। क्या 130 ईस्वी? क्या समय था? 130 ईस्वी का समय था। लिखेंगे इसमें, ऐसा माना जाता है, ठीक, एक कहावत है, ऐसा माना जाता है कि जो उदयनजीरल था यह महाभारत काल, महाभारत में, यानी जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। ऐसा माना जाता है कि भोजन दान देने में, अन्न दान देने में बहुत अग्रणी स्थान रखता था। याद रखिएगा मेरे सभी भाइयों बहनों कि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। किसी से भी पूछा गया कि सबसे बड़ा दान कौन सा है, तो अन्न दान है। किसी भिखारी को पैसा देने से बेहतरीन है कि उसको अगर अन्न दान दे दिया जाए तो सबसे बड़ा महादान है। ठीक, उसके बाद आता है कन्यादान। अन्न दान के बाद कन्यादान। आगे की तरफ फिर गौदान। महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। आगे देखेंगे, यह नियमित रूप से जनता में भोजन विकसित करवाता था। जनता को हमेशा भाई अन्न दान करता रहता था। अगला इसका उत्तराधिकारी देखिएगा, उपाधि धारण किया। उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण किया देखेंगे इसको। तो उपाधि धारण की महाभोज की। हमने बताया था अधिकतर दक्षिण भारत के जो उधर के राजा होंगे वो भोज, ठीक, भोजराज उन्हें बोला जाता है। महाभोज, ठीक, उदयनजीरल महाभोज की क्या की? उसने उपाधि धारण किया। आगे की तरफ इसके उत्तराधिकारी को देखा जाए। ठीक, इसका उत्तराधिकारी जो था नेदुनजेरल उत्तराधिकारी। आगे लिख लेंगे उसका उत्तराधिकारी जेरल है, सॉरी जेरल, नाम भी थोड़ा अजीब है ना इनका। आदन 155 ईस्वी।
के आसपास इन्होंने क्या किया, शासन करना स्टार्ट किया। देखेंगे इसकी जो राजधानी मिलती है राजधानी मदुरै। मदुरै, ठीक। उपाधि अधिराज। अधिराज, ठीक। इसके बाद इस वंश का महानतम शासक, इस वंश का महानतम शासक था। इस वंश का महानतम शासक कौन था? सेनगुट्टवन। नाम लिखेंगे, सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन, ठीक। उम्र इसकी जो शासन काल का समय था 180 ईस्वी के समय था। लिखेंगे यह वीर योद्धा तथा सेना नायक था, यानी बेहतरीन सेना नायक भी था। सेनाओं का नेतृत्व करने वाला एक योद्धा भी था, एक वीर योद्धा और सेना नायक था। आगे की तरफ देखेंगे, इसी को इसने बलीपुरम, तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, बलीपुरम के युद्ध में इसने बलीपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया था। 9 चोल शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। आगे लिखेंगे, इसके पास एक बलशाली नौसेना थी। ठीक, नौसेना का मतलब पानी वाली सेना। और इतने आसान भाषा में हम लिख देते हैं कि इसमें दोबारा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ेंगे बात तो आपको समझ में आएगा। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें सेनगुट्टवन, ठीक, सेनगुट्टवन के बारे में देख रहे थे, देखेंगे आगे। इसने उत्तर भारत में किसने? सेनगुट्टवन ने। इसने उत्तर भारत में चढ़ाई की और गंगा नदी को पार किया। गंगा नदी को क्या किया? पार किया। सेनगुट्टवन को ही लालचेर कहा जाता है। लालचेर यानी भला चेर कहा जाता है। बड़ा सीधा था और जनता का हितैषी भी था, इसीलिए लालचेर या भला चेर भी कहा जाता है। किसको? सेनगुट्टवन। आगे देखेंगे, इस वंश का अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक
अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इस वंश का देखेंगे कुडाई को सही कौन? सही है। ठीक, समय इसका था 210 ईस्वी। नाम और समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि करेक्ट होना चाहिए आगे की तरफ। इसे पांड्य शासकों ने, कुछ हुआ नहीं इसके समय में, इसे पांड्य शासकों ने, महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, पांड्य शासकों ने पराजित किया और पराजित करके क्या कर लिए? पांड्य राजवंश की स्थापना कर ली। इसके पहले हमने देखा कि चोल आक्रमण भी, चोल राजा भी इसके लड़े हुए हैं। तो चोल, अब हम लोग पढ़ेंगे चोल राजवंश के बारे में। ठीक, अब तक हम लोगों ने किसको देखा? अभी हम लोगों ने देखा इसमें किस चेर राजवंश के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन? चोल राजवंश। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? चोल राजवंश। चोल राजवंश। ठीक, चलो इसको नया प्रदेश या आंध्र प्रदेश, नया प्रदेश या आंध्र प्रदेश भी क्या कहा जाता था? कहा जाता था। इसे नया प्रदेश या आंध्र प्रदेश कहा जाता था। इसका जो अन्य नाम मिलते हैं वो चोल मंडलम, क्या मिलते हैं? अन्य नाम, अन्य जो नाम मिलते हैं देखेंगे वो मिलते हैं चोल मंडलम, ठीक, या जीरो मंडल। ठीक, यहाँ तक नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे साम्राज्य का विस्तार। इनके जो साम्राज्य का विस्तार था, बीच में चोल राज्य था। ठीक, ऊपर पेन्नार नदी थी, पेन्नार नदी से लेकर नीचे दक्षिण तक वैगाई नदी तक, वैगाई नदी यहाँ तक था। ठीक, ये था इसके बीच में, ये घिरे हुए थे। कुछ क्षेत्रों की स्थिति थी। ठीक, इनको बुला लेंगे। ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे, लिखेंगे यह सर्वाधिक शक्तिशाली थे, यह सर्वाधिक शक्तिशाली थे, शक्तिशाली थे। पहली नौसेना इन्हीं के पास हुई थी, पहली नौसेना। पहली, उसके पहले पढ़े हैं हम लोगों ने चेर राजवंश में, लेकिन पहली नौसेना इन्हीं लोगों के पास थी। नौसेना इन्हीं के पास थी, इन्हीं लोगों के पास थी, लोगों के पास थी, इन्हीं लोगों के पास थी और बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे। इनका राजकीय चिन्ह देखेंगे, राजकीय चिन्ह, इनका राजकीय जो चिन्ह था ये था बाघ। क्या? बाघ। दूसरा देखेंगे प्रथम रूलर, प्रथम शासक। इसमें जो प्रथम शासक हुआ करता था वो था उखैर रे। थोड़ा नाम बड़ा टेढ़ा है, हमने जो लिखा है इसको देखिएगा। ठीक, राजधानी उरेरू, राजधानी
थी उरैयूर। यानी जो राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली थे लोग, और पहली नौसेना इन्हीं लोगों के पास थी। इनका राजकीय चिन्ह बाघ था। प्रथम शासक उखैयर था और राजधानी उरैयूर। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इस वंश का, और यही इसमें मुख्य केंद्र भी थी। आगे की तरफ देखेंगे हम इस राजवंश का अगला उत्तराधिकारी। ठीक, आगे लिखेंगे अगला उत्तराधिकारी। उरैयूर के बाद जो अगला उत्तराधिकारी आया इसको देखेंगे, एलारा। अगला उत्तराधिकारी अगला जो उत्तराधिकारी है ये आया क्या, एलारा। एलारा। ठीक, अगला उत्तराधिकारी कौन है, एलारा है। लिखेंगे श्रीलंका पर आक्रमणकारी श्रीलंका पर आक्रमणकारी करने वाला था। ठीक, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला था। ठीक, यह कौन, एलारा। आगे की तरफ लिखेंगे 50 वर्षों तक शासन किया। 50 वर्षों तक शासन किया। क्या किया, ठीक, 50 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। आगे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक। ठीक, इस वंश का क्या था, सबसे प्रतापी शासक के बारे में देखेंगे इसमें। इसी को बोलते हैं महानतम शासक। इस वंश का सबसे महानतम या प्रतापी शासक देखेंगे तो करिकाल था। कौन, करिकाल। 190 ईस्वी के पास। ठीक, 190 ईस्वी के पास करिकाल था। ठीक, आगे जिसका अर्थ होता है करिकाल का अर्थ, इसके नाम का अर्थ देखेंगे तो हो जाएगा पांव जला व्यक्ति। करिकाल का अर्थ पांव जला व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का क्या पैर जल गया हो वो करिकाल कहलाता है। आगे की तरफ लिखेंगे यह प्रतापी, और ये तो लिख ही दिया हमने, महानतम शासक था। लिखिएगा वेशड़ी का युद्ध। वेशड़ी का जो युद्ध है, ठीक, इसमें देखेंगे, इसमें 11 चेर शासकों और पांड्य शासकों को पराजित किया। ठीक, जो प्रतापी शासक करिकाल था इसने वेशड़ी का युद्ध लड़ा। इसमें 11 चेर शासकों और पांड्य शासकों को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। कितना, 11 चेर राजवंशों को और पांड्य शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। कौन, करिकाल ने किया था। कौन, करिकाल, ये जो था, ठीक, करिकाल ने किया था। आगे देखेंगे इस वंश का अंतिम महानतम शासक। थोड़ा कठिन है, भाषा समझ में बहुत कम आएंगी क्योंकि ये दक्षिण भारत के नाम वगैरह हैं, लेकिन क्या करेंगे, कंपटीशन अगर पूछता है तो इनको जानना। अगला उत्तराधिकारी देखेंगे पेरुंतिये।
केरल, ठीक। अंतिम महानतम शासक, अंतिम महानतम शासक था, ठीक। यह सबसे पराक्रमी चोल शासक था, लिखेंगे। यह सबसे पराक्रमी चोल शासक था, चोल शासक था। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सर्वाधिक मजबूत जो सैनिक थे, सैन्य बल के लिए जो प्रसिद्ध था अपने दक्षिण भारत के राजवंशों में, वो चोल शासक ही थे, और नौसेना भी इनकी पहली थी। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक, वो अंतिम महानतम था, ये केवल अंतिम शासक। अंतिम जो शासक हुआ वो था सेनग्राम, ठीक। ये था, इसने शिव मंदिर बनाने, इसने शिव मंदिर बनाने, शिव मंदिर बनाने इसने शिव मंदिर बनाने के लिए इसने शिव मंदिर बनाने के लिए जगह दी, अपने राजवंशों में जगह दी, ठीक। आगे सेनग्राम, यह पिछले जन्म का मकड़ा था, यह पिछले जन्म का मकड़ा माना जाता है, मकड़ा था। हमारे भारतीय इतिहास ऐसे इतिहासकार लिखते हैं, मकड़ा था, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम ये 34 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। आगे लिख लेंगे, ये 34 वर्षों तक शासन किया। आगे पांड्य राजवंश के बारे में अब देखेंगे हम, जो कि लास्ट है, ठीक। दक्षिण भारत के राजवंशों में इधर देखेंगे तो अंतिम उसका पड़ाव पड़ता, ठीक। दक्षिण भारत तो वंश के राजवंशों में जो मिलता है वो पांड्य राजवंश। कौन? पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश संस्थापक इसका देखेंगे, विजयालय। संस्थापक इसका जो माना जाता है वो माना जाता है विजयालय, ठीक। राजधानी मदुरै, मदुरै, ठीक। इसके बाद प्रतीक चिन्ह हमने बताया था, कार्प का मतलब मछली, एक तरीके की मछली थी, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे, इसका ये जो समय था, ये 3rd से लेकर 4th शताब्दी तक, शताब्दी ईस्वी, ठीक। आगे देखेंगे, इसमें इसका उल्लेख पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, पाणिनि, ठीक। पाणिनि से अष्टाध्यायी से मिलता है इनका उल्लेख, पांड्य शासकों का। दूसरा मेगास्थनीज, इन्होंने क्या लिखा, इंडिका से, मेगास्थनीज की इंडिका से इसका क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। इसी में सर्वप्रथम इन्होंने उल्लेख किया और बताया है कि यह क्षेत्र उस समय का जो पांड्य राजवंशों का था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध है,
मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में बताया था कि जो इन लोगों का क्षेत्र था, कौन, पुराना देश या तमिल प्रदेश, यहाँ लिख लीजिएगा, लिखे नहीं हमने, पुराना देश या तमिल प्रदेश, यह जो प्रसिद्ध था, ये मोतियों के लिए पूर्व के समय में प्रसिद्ध था। ठीक, इसको मरवा नाम दिया गया था। ठीक, मरवा नाम दिया गया था। ठीक, क्या मरवा नाम दिया गया था, कहाँ दिया गया था, मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें जो कहीं कहीं इसका संस्थापक जो माना जाता है पांड्य राजवंश का, यहाँ संस्थापक में कहीं कहीं विजयलाल नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसको ये मिलेगा, लिख लीजिएगा, संस्थापक मिलता है मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक, संस्थापक नेडियोन, कौन, नेडियोन, इसका अर्थ होता है लंबा आदमी। ठीक, लंबा आदमी। इन्होंने समुद्र पूजा स्टार्ट करवाई, नेडियोन को लिख लेंगे, इसने समुद्र पूजा स्टार्ट करवाया था। नीचे लिखेंगे, इसने समुद्र पूजा स्टार्ट करवाया था। अगर ये लिखेगा तब समुद्र पूजा स्टार्ट करवाया था, करवाया। ठीक, मेगास्थनीज के अनुसार संस्थापक ही माना जाता है, विजयलाल नहीं माना जाता। ठीक, पूजा स्टार्ट करवाया था। आगे पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया था, कह सकते हैं कि ये पहरुली जो नदी थी उसको क्या किया, निकलवाया था, उसका पुनरुद्धार करवाया, निर्माण करवाया था। आगे महानतम शासक, इस वंश का महानतम शासक, इन सब के ज्यादा कोई वैसे कार्य नहीं, बस जानना है। महानतम जो शासक था है नेदुजेलियन। अब एसएससी के इतिहास और सिविल के इतिहासों में इनके नाम आते रहते हैं। नेदुजेलियन 210 ईस्वी के आसपास था। ठीक, आगे देखेंगे, यह एक युद्ध लड़ा था तल्लय गामन का युद्ध। ठीक, आगे क्या हुआ, 5 चूल एवं चीर शासकों को पराजित किया। ठीक, आगे अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम जो शासक था वो था, देखेंगे, नल्ली व कोडन। ठीक, इनको नोट कर लीजिएगा। और ये 5 चोल एवं 6 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। अब हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाएंगे। किसमें, पूर्व मध्यकालीन भारत में अगले क्लास से प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, मेहनत से पढ़िए, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, थोड़ा ये चैप्टर बोरियस आज की क्लास रही है, लेकिन समझना है। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग क्लास को देखते पर बताते नहीं है कि क्या चीज है, क्या निकला निष्कर्ष। ठीक, क्योंकि आप कुछ बताएंगे तभी हम उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। ठीक, आगे उसमें और बेहतरीन तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, चैप्टर को ए कर सकते हैं। और वैसे भी इतिहास एक कहानी की तरह है, लेकिन अगर हम
आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, वैकेंसी आने वाली हैं, अगर इसमें इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाने लगेंगे तो वो प्रारूप खत्म हो जाएगा, पढ़ने का अलग माहौल हो जाएगा। जो पढ़ने का विषय है, इसमें इंटरेस्टिंग के विषय को हटा कर अगर मेहनत से पढ़ा जाएगा तभी आगे हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में भी ऑनलाइन में रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कहानियों सुनने से हमारा भविष्य नहीं होता, पढ़ करके हम कहानियों को खुद बनाएंगे, इसको चीज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, प्रणाम।